अब प्रपोजल बहुत से तरह से आदमी कर सकता है कि हम अपनी फलानी चीज़ सेल करना चाहते हैं कुछ रुपयों में, हम तुमको ये चीज़ देंगे, लेकिन फ्यूचर डेट में डेट भी नहीं बता रहा, पैसे भी नहीं बता रहा, तो क्या ये वैलिड प्रपोजल है? नहीं, ये इनवैलिड प्रपोजल है, ये वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्रपोजल में दुविधा ना रहे, कोई भी प्रपोजल में एम्बिग्विटी ना रहे, इसलिए अनेक केसेस हुए और उसमें बहुत से जजमेंट्स हुए। उन जजमेंट्स में कुछ रूल्स निकले जो कि 10 रूल्स हैं, टॉप 10 रूल्स हैं रूल्स फॉर वैलिड प्रपोजल्स, या आप कह सकते हैं वैलिड ऑफर्स। तो इन्हीं रूल्स को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या केसेस में बताया गया है कि कौन से रूल्स वैलिड हैं, किस तरह से हम किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, तो किस तरह से हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा अगर ब्रीचमेंट होता है, अगर वायलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेड्रेसल करने के लिए, हम उसका उपचार पाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से एक एक करके रूल्स। रूल नंबर 1 कहता है an offer must be created with the intention to create legal relation between the parties। कहता है रूल नंबर 1, एन ऑफर मस्ट बी क्रिएटेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। कहने का मकसद क्या है कि अगर कोई दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी ऑफर दे रहा है या प्रपोजल दे रहा है, तो वो प्रपोजल एक वैलिड प्रपोजल होना चाहिए, उसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि कोई अजनबी इंसान है और उस अजनबी इंसान से आपने कह दिया कि भैया हमको प्रपोजल करना है, हमको ये अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, वो ये इंसान ना तुमको जानता है ना तुम उसको जानते हो, तो दैट विल बी नॉट अ वैलिड प्रपोजल। आप दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं है। एक केस हुआ है, केस का नाम है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, हस्बैंड एंड वाइफ का केस है 1919 का। सेम चीज हुई थी, तो इसी केस में इस प्रोविजन को अपनाया गया और कहा गया कि अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है पार्टीज के बीच में, तो वो एक इनवैलिड ऑफर है, वो एक वॉइड ऑफर है और ऐसा ऑफर कभी भी रेड्रेसल नहीं करा जाएगा। तो रूल नंबर 1 ये कहता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है an offer may be express और implied। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कोई प्रपोजल, कोई ऑफर या तो बोल करके, लिख करके, प्रिंटिंग वे में, फोटो में और अनाउंसमेंट में कर सकते हैं, दैट विल कंसिडर एज अ एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त, और इम्प्लाइड यानी कि विवक्षित रूप में आप कोई एक्ट ऐसा कर देते हैं, कोई उसको सेंस में, इसके सेंस में आ जाता है, जो प्रपोजल कर रहा है उसके सेंस में आ जाता है कि हाँ आपने जो बात कही है उसने उस बात को समझा है और उस पर व्यंग करा है, उस पर अपनी बात कही है, अपनी एसेंट दी है। तो इससे अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो दैट विल बी अ इम्प्लाइड यानी विवक्षित। तो रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। टर्म ऑफ offer must be definite not vague। टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट नॉट वेग। इसका मतलब ये होता है
कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है या उससे किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर, जैसे सब्जेक्ट मैटर मेरी प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को वो सही तौर से बताए कि कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, कितने स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो वो बताए, मूवेबल है तो वो बताए। इन दोनों के बीच में कोई भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दुविधा हो रही है ऑफर में, तो वैसे ऑफर वॉइड कहलाएंगे, यानी शून्य कहलाएंगे। ये रूल नंबर 3 है। ठीक है, now moving to the rule number 4, an offer cannot be prescribed silence as a mode of acceptance। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एक केस भी हुआ है, अभी बताते हैं केस का नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इस पे एक केस भी हुआ है, अभी बताते हैं कि केस का क्या नाम है। कहता क्या है रूल? कहता है एन ऑफर कैन नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड साइलेंस एज अ मूड ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से ऑफर दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के अंदर, जैसे प्रपोजल में लिखा हुआ है कि एसेंट देना जरूरी है, आपकी बात को सुनना जरूरी है। अगर आपकी बात को सुना, उस पर व्यंग नहीं कर रहा है, दैट विल नॉट अ वैलिड ऑफर। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के सामने आप ऑफर कर रहे हैं और वो व्यक्ति साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो दैट विल कंसिडर एज अ इनवैलिड ऑफर। अब आपके मन में समझ में आ रहा होगा कि इंप्लाइड में तो मैंने कहा था कि कोई एक्ट कर दे, तो साइलेंस इज ऑल्सो एक्ट। नहीं, साइलेंस इज नॉट अ एक्ट। एक्ट का मतलब होता है समथिंग टू डू। वो साइलेंस में कुछ नहीं कर रहा है, वो तो साइलेंट है। एक डेड बॉडी से भी आप कह दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट कर ले, नहीं कर पाएगा। नॉन लिविंग से कहिए, नहीं कर पाएगा। तो साइलेंस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, तो एक केस है, केस का नाम है फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले। बहुत ही अच्छा केस है, 1862 का। अंकल नेफ्यू का केस है, चाचा भतीजे का केस है। इस केस में एक प्रॉपर्टी है जो कि नेफ्यू की होती है और वो अंकल फेल्टहाउस जो है इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। बेंडले एक्चुअली में नेफ्यू का ऑक्शनर होता है, जो चीज़ों को ऑक्शन करता है, जो बोली लगवाता है। तो बेंडले नेफ्यू के साथ ऑक्शन में बिजी था इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए। तभी फेल्टहाउस ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक लेटर दिया नेफ्यू को कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को 1000 पाउंड में खरीदना चाहता हूं और अगर तुमने मुझको रिप्लाई नहीं दिया कुछ, तो मैं समझ जाऊंगा ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है, अब जब बेंडले के साथ नेफ्यू बिजी था ऑक्शन में, तो रिप्लाई कहां से देता? अब कहा यह गया कि चलो ठीक है, भतीजे ने कहा कि यार चलो ठीक है, हम अपने चाचा को ही प्रॉपर्टी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक कि ये दौड़ा दौड़ा गया, बेंडले को बताया कि भैया प्रॉपर्टी मत बेचो, इसने प्रॉपर्टी उठा करके बेच दी दूसरे के हाथ। अब जब दूसरे के हाथ प्रॉपर्टी बेच दी है तो उससे ले तो सकता नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी बिक गई है। अब फेल्टहाउस ने करा क्या? फेल्टहाउस ने बेंडले के ऊपर केस कर दिया। बेंडले के ऊपर केस कर दिया कि प्रॉपर्टी तो मैंने खरीद ली थी, तुमने बेच दिया। कोर्ट में डिसाइड हुआ कि जब आपका मोड ऑफ एक्सेप्टेंस साइलेंट था तो आप दोनों के बीच में कोई भी वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं हुआ। जब वैलिड ऑफर क्रिएट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ का? कोर्ट ने कहा आपके बीच में कोई वैलिड ऑफर नहीं था। जब वैलिड ऑफर नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी आपके ऊपर कोई हक नहीं है। इनके केस को खारिज कर दिया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 5। An offer
must be the expression of willingness to do or to abstain from doing anything। सीधा सीधा मतलब बताता है कि कोई ऑफर अगर है तो उसकी डिजायरनेस, उस ऑफर में उसकी डिजायरनेस होनी जरूरी है। किस चीज की डिजायरनेस? किसी काम को करने या किसी काम को ना करने या किसी काम को करने से रोकने की डिजायरनेस, ये डिजायरनेस होनी जरूरी है, तभी एक वैलिड ऑफर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बहुत ही छोटा सा रूल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। अब अगर किसी व्यक्ति से आपने ऑफर करा और वो आपकी बात को ही इग्नोर कर जाए, आपके बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो क्या वो एक वैलिड ऑफर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑफर को एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस, तभी वो वचन बनता है, उससे पहले वचन नहीं बनेगा। ठीक है। नाउ मूविंग टू द रूल नंबर 7, दैट इज टू identical offers cannot make a contract। तो रूल नंबर 7 कहता है टू आइडेंटिकल ऑफर कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जब दो आइडेंटिकल ऑफर होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, यानी कि एक दूसरे ऑफर्स को वो खारिज कर देते हैं, रिग्रेट कर देते हैं। सपोज ए की एक प्रॉपर्टी है, वो बी को सेल करना चाहता है, पूछता है बी से कि क्या तुम मेरी प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए में खरीदोगे? मैं अपनी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, अगर तुमको खरीदना है तो बताओ। बी कहता है नहीं, मुझे 1 लाख रुपए में नहीं, मुझे 90,000 में अगर बेच सको तो 90,000 में मुझे दे दो। ए रिग्रेट कर देता है बी के ऑफर को, कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख की ही बेचूंगा, इससे कम की नहीं बेचूंगा। कुछ दिनों बाद बी आता है, कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, जो तुमने मुझको ऑफर दिया था 1 लाख रुपए का, हम आज तैयार हैं, रेडी हैं, पैसे लेकर के आ गए हैं, हमको वो वाली प्रॉपर्टी दे दो। अब यहाँ पे ए रिग्रेट कर देता है, कहता है अब तुमको देना ही नहीं, मुझको प्रॉपर्टी ही नहीं देनी है। तो बी कहता है नहीं, तुमने तो ऑफर करा था और तुम्हारे ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया देन इट विल बिकम अ प्रॉमिस, ये तो प्रॉमिस बन गया, ये तो वचन बन गया, तुमको तो देना ही पड़ेगा। कहता नहीं देंगे, मेरी प्रॉपर्टी हम नहीं बेच रहे। इसने उठा करके केस कर दिया। तो क्या इसका केस वैलिड है? नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि टू आइडेंटिकल ऑफर्स कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक केस हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रूल नंबर 7 में। केस का नाम है हाइड वर्सेस रेंच। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और जो इसमें एग्जांपल में मैंने डिस्क्राइब करा है जस्ट लाइक इस केस में हुआ है। इस केस में क्रॉस ऑफर्स और काउंटर ऑफर को हमने डिफाइन करा है अभी। तो कहता है कि अगर टू आइडेंटिकल ऑफर हैं तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ऐसे ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएंगे जो आइडेंटिकल ऑफर्स हैं, जो क्रॉस होकर के आए हैं। ठीक है। तो ये कहा गया है हाइड वर्सेस रेंच 1840 में, 1840। Now moving to the next rule, that is rule number 8. An offer may be general or specific। अब ऑफर जनरल भी हो सकता है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है। जैसे अगर जनरल है, जनरल ऑफर है तो वो पब्लिक इन होल के लिए है, पूरे समाज के लिए है। और स्पेसिफिक है तो फॉर द स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन,
ठीक है। जनरल ऑफर, जैसे आपको मॉल्स वगैरह में ऑफर निकलते हैं, दैट विल बी अ जनरल ऑफर। अगर कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग पे ये ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ आपके होम मार्ट सेक्शन में ये ऑफर है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। यानी कि जो आपका मॉल है, जिस मॉल में आप जा रहे हैं, उस मॉल में बहुत सी शॉप्स हैं, तो उन सभी शॉप्स पे ऑफर नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ऑफर है, दैट विल बी अ स्पेसिफिक ऑफर। सो अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए एक व्यक्ति है, उसका एक बच्चा है एक्स, वो पानी में डूब रहा है। अब ए अगर कहता है पर्टिकुलर नाम लेकर के कि वाई तुम इसको बचाओ जा कर के, तो सिर्फ वाई जाएगा बचाने, ठीक है। तो वाई का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया इसने। अब अगर कहता है कि कोई मेरे बच्चे को बचाए पानी में जा कर के, तो यहाँ पर इसने करा जनरल ऑफर, सभी के लिए कर दिया कि जा कर के बचा दो, तो ये सभी के लिए कर दिया, दैट इज अ जनरल ऑफर। एक इसमें केस हुआ है, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीक्स वर्सेस टाइबर्ड 1604 में। इस केस में बताया गया है ऑफर ओनली फॉर द स्पेसिफिक, नॉट फॉर जनरल इन होल। कहता है कि ऑफर सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए होता है, होल लोगों के लिए नहीं होता, जनरल नहीं होता है। लेकिन इस केस को ओवर रूल्ड करा गया है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में। इस केस में बताया गया है कि ऑफर मे बी जनरल एंड मे बी स्पेसिफिक, ठीक है। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कहता है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। कहता है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऑफर शब्द आता है सर्टेन चीज के लिए, हमने जैसा कि बताया है आपको डेफिनाइट चीज के लिए कि जो चीज निश्चित है। इनविटेशन टू ऑफर, उसमें कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ चीज अनसर्टेन है। जैसे कि आप कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, मॉल जाते हैं, वहां पे कोई आर्टिकल पे लिखा रहता है 40% ऑफ। आप बाहर बैनर देखते हैं, 40% ऑफ देखते हैं और तुरंत चले जाते हैं, लेकिन वहां छोटा सा नीचे लिखा रहता है कंडीशन सप्लाई। आप जाते हैं, पूछते हैं कि भैया ये हमको सामान चाहिए जिस पे 40% ऑफ है। कहता है ठीक है सर, आप ले लीजिए, आप 3000 की शॉपिंग करेंगे तब आपको 40% ऑफ मिलेगा। तो वो क्या चीज़ था? वो एक इन्विटेशन था आपके लिए, ऑफर को इन्वाइट कर रहा था कि आप आइए और इस 40% का लुत्फ उठाइए, लेकिन एक सर्टेन चीज को करने के बाद। उसको हम कंडीशनल ऑफर भी कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेट ऑफर वो होता है जहां पर कहा गया कि मॉल में 40% ऑफ फ्लैट ऑफ सर्टेन गुड्स। आप जाते हैं, 40% कहते हैं, उस सर्टेन गुड्स को लेते हैं और 40% रिसीव कर लेते हैं, तो दैट इज अ डेफिनाइट ऑफर, इसलिए आपको वो चीज मिल जाती है, ठीक है। सो वो एक डेफिनाइट ऑफर होता है। इसलिए ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में ये डिफरेंस होता है।
इनविटेशन टू ऑफर आपको अनसर्टेन होता है, जबकि ऑफर जो है वो एक डेफिनाइट होता है, एक सर्टेन होता है। इस पे एक केस हुआ है, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है हार्वे वर्सेस फेसी 1893। केस कुछ इस तरह से है कि फेसी की एक प्रॉपर्टी है which was situated in जमाइका। जमाइका एक आइलैंड है न्यूयॉर्क के पास, वहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी सिचुएट है जो हार्वे खरीदना चाहता है। इस जमाइकन प्रॉपर्टी को हार्वे खरीदना चाहता है और हार्वे इस चीज़ की बात को एक लेटर के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को 900 पाउंड्स में खरीद लेता हूँ। ठीक, फेसी ने कोई जवाब नहीं दिया और जब हार्वे जाता है और उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो फेसी कहती है कि आप किस हक से इस पे कब्जा कर रहे हैं। हार्वे कहता है मैं 900 पाउंड्स लेकर के आया हूँ, आप लीजिए मुझको प्रॉपर्टी दे दीजिए। आप ही ने कहा था और मैंने आपको टेलीग्राम करके इन्फॉर्म कर दिया था, आपका कोई मेरे पास टेलीग्राम नहीं आया है, इसलिए ये प्रॉपर्टी अब मेरी हुई। फेसी ने कहा मुझको तो लगा था आपने सिर्फ इन्विटेशन ऑफ ऑफर दिया है, मैंने तो कभी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा ही नहीं। आपने, मुझे लगा कि आपने एक इन्विटेशन ऑफर दिया है, मैं सोचूंगी इस बात पे, लेकिन मैंने आपको बेचने के लिए नहीं कहा है। तो इसलिए कोर्ट ने ये रूल निकाला कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, इसने केवल एक ऑफर दिया था कि मैं 900 पाउंड्स का आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूं। ये समझ के चल रहे थे कि मैंने 900 पाउंड्स की प्रॉपर्टी को खरीद लिया। इसने सोचा कि इसने केवल ऑफर दिया था मुझे, और इसने जब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये था केस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 10, विच इज लास्ट रूल। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बात सेक्शन नंबर 4 में दी गई है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहता है एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब तक कि ऑफर आपका कम्युनिकेट नहीं होगा, जब तक कि ऑफर आपका उस व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आएगा, तब तक कि वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। जब तक कि ऑफर आपका, जिस व्यक्ति से आप ऑफर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के प्रति आप ऑफर कर रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति अगर आपकी बात उस व्यक्ति को नहीं समझ में आएगी, तब तक कि वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजी। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजी, तो आपका ऑफर, आपका प्रपोजल इसके संदर्भ में कंप्लीट कहलाया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 4 भी कहता है। ठीक है, इसमें एक केस हुआ है, केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। केस का नाम है लालमैन वर्सेस गौरी दत्त 1913 का। इस केस में जस्टिस बैनर्जी ने कहा an announcement of reward for the missing child can only be claimed by such person who has
given his assent to such announcement, not the person who in ignorance of such announcement brings the child। ठीक है, तो रूल 10 कहता है कि अगर आपने कोई अनाउंसमेंट करी है, आपने कोई ऑफर करा है, तो उस ऑफर को उस जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, या तो जनरल कर रहे हैं तो या तो स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को वो ऑफर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके नॉलेज में आना चाहिए, तभी वो एक वैलिड ऑफर हो।